वी वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल MCQs अड्डा। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट्स, आपको पता है कि इस चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं MCQs ऑन ऑल दी टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो इस चैनल पे हमने ऑलरेडी MCQs डिस्कस किए हैं बहुत पहले। तो MCQs ऑन वेरियस टॉपिक्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जिनमें हमने इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, JNK के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे MCQs हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप JK SSB, SSC, CGL या और कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस चैनल विल श्योरली हेल्प यू, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको इस चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो था तो इस पर हमने जो MCQs ऑन जनरल साइंस कंप्लीट किया है। तो आज हमारी नई एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट इश्यूज़ हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो ये MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें तो कुछ 30 to 40 MCQs इसमें दिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रूल ये है कि 5 सेकंड्स में वेट करूँगा, तब तक आप अपनी जगह पे आंसर लिखेंगे। तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट किए। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। क्वेश्चन इज़ विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज़ पोवर्टी एलिवेशन, सी ऑप्शन इज़ एयर कंडीशनिंग एंड डी इज़ यूज़ ऑफ पेपर बैग्स। तो जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ABC या डी जल्दी से कोड कीजिए। 5 सेकंड से आपके पास आराम से देख इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ पोवर्टी एलिवेशन। तो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें हम जो रिसोर्स यूज़ करते हैं, जिस स्पेस से हम यूज़ करते हैं, तो हम उस स्पेस से इन रिसोर्स को यूज़ करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी कुछ रह जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्स का यूज़ लिमिटेड यूज़ करते हैं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो इसका राइट आंसर है पोवर्टी एलिवेशन, क्योंकि गरीबी अगर हम हटाएंगे तो उससे एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन। यहाँ पे इंडिया का बताना है आपको एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए 1981, बी इज़ 1986, सी इज़ 1995 एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 2000। तो बताइए जल्दी से क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। ABC या डी जल्दी से कोड कीजिए। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 1986, जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले एक्ट था जो इंडिया में वर्ल्ड में पर्टिकुलरली ये इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए। तो इसमें कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये किसके रिलेटेड कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1986। क्वेश्चन नंबर 3, एनवायरनमेंट इज़ अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। एनवायरनमेंट जो आपको पता है कि सराउंडिंग्स, तो आपको बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बायोटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। बायोटिक फैक्टर्स की बात अगर हम करेंगे, इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स। और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स आपको पता है कि इट इंक्लूड्स द टोपोग्राफी, इट इंक्लूड्स द टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स यू नो दैट आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब आपको बताइए, लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए एनवायरनमेंट में सभी चीज़ें आती हैं या इनमें से एक ही आती है? तो जल्दी से कोड कीजिए। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ पे दिया है, एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। आपको बताना है कि एनवायरमेंट को हम बहुत कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इनमें से एक ऐसी कैटेगरी है जो इसमें नहीं आएगी। वही क्वेश्चन है
आपको बता रहा है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शंस पढ़ता हूँ पहले क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट, सी इज़ कल्चरल इन्वायरमेंट एंड डी इज़ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी या डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑपरेशन एनवायरनमेंट। तो अगर हम ऑपरेशन एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ऑपरेशन एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम कोई ऑपरेशन करें। लाइक अगर हमें किसी जगह पे कोई इंडस्ट्री ये करनी है, कोई चीज़ कोई किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ेंगे उस जगह पे। तो दैट मीन्स वी आर कंडक्टिंग एन ऑपरेशन इन दैट एनवायरनमेंट, सो इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन एनवायरनमेंट। तो इसका पार्ट नहीं है। फिजिकल एनवायरनमेंट आपको पता है कि इट इंक्लूड्स दी एबायोटिक फैक्टर्स, लाइक इसमें आता है आपकी सराउंडिंग में क्या क्या आता है, लाइक नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, एबायोटिक, बायोटिक, इट इंक्लूड्स इन दी फिजिकल एनवायरनमेंट। सी ऑप्शन दिया है कल्चर एनवायरनमेंट, यू नो व्हाट इट इंक्लूड्स, रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट, टूरिज्म। और डी ऑप्शन दिया है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यू नो इट इंक्लूड्स बायोस्फीयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स, तो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सर्वाइवल ऑफ दिस प्लेनेट। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ आती है, इंसेक्ट्स आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, कल्चर आपको पता है, रिक्रिएशन, टूरिज्म आता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में हर एक आता है, ए बायोटिक। तो ऑपरेशन एनवायरनमेंट में कुछ नहीं आता है, दैट इज इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, व्हाट इज ब्लू कार्बन। आपने कार्बन के बारे में सुना होगा, ब्लू कार्बन क्या है वही आपको बताना है। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, आपको बताना है क्या ब्लू कार्बन वो कार्बन होता है जो ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम्स में होता है। ऑप्शन बी इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, क्या वो ऐसा कार्बन होता है जो सिक्वेस्ट्रेट कंसनट्रेट रहता है फॉरेस्ट बायोमास और एग्रीकल्चर सॉइल में। ऑप्शन सी कार्बन कंटेनड इन पेट्रोलियम विथ नेचुरल गैस, क्या कार्बन वो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में होता है। या लास्ट ऑप्शन दिया कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, या ऐसा कार्बन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो क्या हो सकता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। अगर आपको पता है कि क्या हो सकता है जल्दी से बताइए, 5 सेकंड्स आपके पास। वेरी इजी कुछ चीज़ें अगर आपको पता है तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्ट इकोसिस्टम। देखिए ब्लू मीन्स हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देयर इज वाटर, सो ब्लू अप्लाइज देयर टू वाटर। सो यहाँ पे भी आपको ये गेस वर्क लगाना था कि कार्बन ऐसा कार्बन जो कैप्चर होता है ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम में। ओशन में जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बॉटम में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, वो इस कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो उस कार्बन का ब्लू कार्बन, ब्लू मीन्स वाटर एंड कार्बन यू नो इट्स ए गैस। तो वो ऐसा कार्बन जो कैप्चर होता है, एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे कंसनट्रेट होता है, ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम। इट वाज वेरी इजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट की जाती है। यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज एनवायरनमेंट इज सस्टेन्स आवर लाइव्स। तो एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, सी जून 5 जून एंड लास्ट इज 25 मई। तो वेरी इजी, वेरी बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत एग्जाम्स में, बच्चे गलत कर रहे हैं। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 जून विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस साल का जो थीम है वो क्या है, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप जल्दी से बताइए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम 2023 का क्या था। 2022 का था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, 2023 का क्या है, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और बताएंगे कि किस कंट्री ने इस एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया, हु वाज द होस्ट, उस कंट्री का नाम भी आप हमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, द मेन रूल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन। जो सोलर रेडिएशन, तो जो सन से जो रेडिएशन आते हैं, तो उनका जो मेन रोल किस पे पड़ता है, व्हाट इज दियर मेन रोल इन विच साइकिल, किस साइकिल पे। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, सी इज वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो जल्दी से बताइए, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा अपनी जगह पे। तो वाटर साइकिल विल बी राइट आंसर। देखिए अगर कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, तो इस पे कुछ वाटर, यहाँ पे वाटर बॉडी है, रिवर है, तो सन यहाँ पे है, तो सन से जो रेडिएशन निकलेंगे वो डायरेक्ट पड़ेंगे इस वाटर में। जो ही वाटर पे ये पड़ेगा सन की रेडिएशन, तो इवापोरेशन होगी, वेपर्स ऊपर चले जाएंगे। एज हायर यू गो एज कूलर इट इज़, जितना आप ऊपर जाओगे इतना ठंड है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स जो होंगे ये कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन इनमें हो जाएगी, तो ये क्लाउड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, क्लाउड्स जब बनेंगे, तो जब क्लाउड्स का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, दे विल बी अनेबल टू होल्ड एक्स्ट्रा मॉइस्चर, तो उसके बाद ये नीचे आएंगे इन फॉर्म ऑफ रेन, इन फॉर्म ऑफ स्नो, इन फॉर्म ऑफ हेल, स्लीट, ड्रिजल, डायमंड डस्ट या और कुछ। तो इस चीज़ को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो मेन रोल क्या है सन रेज का, वाटर साइकिल, क्योंकि अगर सन की रेडिएशन नहीं होती इस अर्थ पे, तो वाटर साइकिल पॉसिबल नहीं था। तो मेन चीज़ कौन ट्रिगर करता है वाटर साइकिल को, इट इज़ सन रेडिएशन, क्योंकि सन रेडिएशन की वजह से ही फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज़ इवापोरेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन 8 इज नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। आपको पता नहीं कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी नागपुर एंड लास्ट इज न्यू दिल्ली। तो बताइए ए बी सी या डी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको पता है कि इसमें क्या पढ़ते हैं। इसमें आप वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, कोगुलेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, तो ये चीज़ें एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में आते हैं। तो आपको बताना है कि इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए। तो आई होप आपने आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर इज नागपुर। तो याद रखेंगे नागपुर में इसका इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया। क्वेश्चन इज व्हेन वायर द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड। तो आपको पता है कि नागपुर में ये इंस्टीट्यूट है, इसको बनाया गया वहाँ पे, लेकिन कब, वो डेट आपको बताना है। 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1956 न्यू दिल्ली, 1960 चेन्नई। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ऊपर क्वेश्चन देखा होगा तो इसका राइट आंसर भी आप कर सकते हैं, जल्दी से करिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन इज अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या हो सकता है, अर्थ समिट कहाँ पे हेल्ड हुई थी, कहाँ पे ये हुई थी। कैरियो, रियो डी जेनरियो, डरबिन, कायोटो, ए बी सी या डी। 10 सेकंड से आपके पास, आराम से देख के क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रियो डी जेनरियो। देखो रियो डी जेनरियो का दूसरा नाम अर्थ समिट भी है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रियो 20। याद रखेंगे, रियो 20 से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि 1972 में जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके बाद 1992 में नेक्स्ट हुई थी। दैट मीन्स आफ्टर ए गैप ऑफ 20 years, सो फॉर दिस रीज़न इट इज़ आल्सो कॉल्ड रियो 20। इसमें कुछ मेजर चेंजेस और मेजर इनोवेशंस वी कैन से, कुछ मेजर लॉज भी लाए गए। तो लाइक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इसी समिट में आया 1992 में। तो और भी बहुत सारे एजेंडा 21 फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी आया है इसमें, एजेंडा 21। तो CBD कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस समिट में इंट्रोड्यूस की गई थी उस टाइम। तो वो कब हुआ था, 1992 में, रियो डी जेनरियो, ये एक जगह है, कहाँ पे है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन दिया है, What is the thin layer of gases around the earth called? आपको बताना है कि अर्थ के अराउंड एक थिन लेयर ऑफ गैसेस होते हैं, गैस इन्वॉल्व, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, बायोस्फीयर, ऑप्शन बी
वाटर पार्टिकल, सी इज एटमॉस्फेयर, डी इज हाइड्रोस्फीयर। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, ए बी सी डी। जल्दी से कोड कीजिए, जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो एटमॉस्फेयर की बात अगर हम करेंगे तो एटमॉस्फेयर इज ए गैसेस इनवेलप दैट सराउंड्स द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर एक ऐसा गैसेस इनवेलप होता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद एटमॉस्फेयर के फर्दर लेयर्स होते हैं लाइक ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो एक्सो मीन्स आउटर स्फीयर, तो इनर स्फीयर। तो उसके बाद ट्रोपोस्फीयर में अराउंड 80% ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। जो भी एक्टिविटीज़ लाइक वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्नो, ये सब कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फीयर में। और एक ऐसी लाइन है जो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को वी कैन सेपरेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज। उसके बाद स्ट्रेटोपाज भी। स्ट्रेटोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज इट इंक्लूड्स द ओजोन गैस, ओजोन लेयर इसमें आती हैं। तो मीजोस्फीयर लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसमें। और ट्रोपोस्फीयर की बात एक चीज़ ये है कि स्पेसिफिक फीचर की विथ हाई टेम्परेचर डाउन होता है, याद रखेंगे किस रेट से होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इसको हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कभी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज ईयर क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या इलेक्ट्रोलाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ए बी सी या डी। इजी क्वेश्चन है, देख के बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी मिक्सचर, क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, जिसे मैंने आपको पहले ही बोला। इंपॉर्टेंट गैस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.034%। ऐसी भी बहुत ऐसे गैस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन एयर टुवर्ड्स एयर। और एक चीज़ है कि एयर इज़ ऑल्सो मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि एयर में बहुत डस्ट होती है, गैस होती है। सो वी कैन सी इट्स अ मिक्सचर, नॉट ए कंपाउंड, नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 13 यहाँ पे दिया है, इन द एटमॉस्फेयर द हाइस्ट परसेंटेज इज ऑफ। आपको बताना है कि कौन सा गैस इनमें से ऐसा है दैट इज प्रेजेंट इन द हाइस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इनमें किस गैस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। आपको जल्दी से बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन आप याद रखेंगे 78%, ऑक्सीजन आप याद रखेंगे 20.95, कभी कोई बुक ऐसी भी 21 भी लिखती है, चलेगा। उसके बाद याद रखेंगे आर्गन 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है 0.0034, याद रखेंगे। ये 4 गैसेस होती है इन हाईएस्ट क्वांटिटी में। इनमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्यों होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू। आपको बताना है कि वेदरिंग क्या है। डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोज्ड मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोज्ड मटेरियल, जो डिकम्पोज हो चुका है, जिसमें ऑर्गेनिज्म में एक्ट किया होगा तो उसके बाद वो डिकम्पोज होता है। तो क्या उसकी डिपोजिशन को हम वेदरिंग कहते हैं। ऑप्शन बी चेंज इन वेदर कंडीशंस डे बाय डे, वेदर की कंडीशन चेंज होना डे बाय डे, क्या उसको भी हम वेदरिंग कहते हैं। ऑप्शन सी नेचर प्रोसेस रिलेटिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, क्या नेचर प्रोसेस ऐसी हैं जो जिससे डिकम्पोजिशन होती है रॉक्स की, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। और वेरी इजी क्वेश्चन भी, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नेचर प्रोसेस लीड टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। आपको पता है कि जो वेदरिंग ये रॉक होता है, तो बिकॉज ऑफ सम एजेंट्स, तो इस पर वेदरिंग होती है, ये ब्रेक डाउन होता है, सॉयल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल। फिर वेदरिंग, तो वेदरिंग एक ऐसी नेचर प्रोसेस है जिससे एक रॉक का ब्रेक डाउन होता है, वो कन्वर्ट होता है सॉयल में। वेदरिंग फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग
और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग आपको पता है कि बाय फिजिकल एजेंट्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, तो इसमें भी फर्दर प्रोसेस होती है, एक्सफोलिएशन, फ्रीज एंड थ्रा प्रोसेस इसमें होता है। मैकेनिकल वेदरिंग इसका दूसरा नाम है फिजिकल वेदरिंग का। उसके बाद जो केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग में इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ केमिकल। इसमें होता है हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रेशन होती है, कार्बोनेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, 4 प्रोसेस में होती है। उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग आपको पता है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ अर्थवर्म्स और अदर इंसेक्ट्स, या और कोई प्लांट या और कोई लाइकन, तो जिससे क्या होता है रॉक का ब्रेक डाउन हो जाए ताकि वो सॉइल या डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम वेदरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। आपको बताना है कि इनमें से जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, दैट डील्स विथ वेदर पैटर्न्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो उसका जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनीवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। तो बताइए ABCD। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, जेनीवा। तो याद रखेंगे आप 1988 में इसको बनाया गया, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1988 किसने बनाया है? UNDP। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कभी कभार UNEP की डिफिनेशन भी आती है फुल फॉर्म भी, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो बताइए कहाँ पे है इसकी हेडक्वार्टर्स? हैग्यू, नैरोबी, न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन DC। तो बताइए ABC या D? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर B, दैट इज नैरोबी कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन कीनिया। याद रखेंगे नैरोबी कीनिया। कभी कभार कंट्री का नाम भी आता है कीनिया। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर? EPA की फुल फॉर्म आपको बतानी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पोल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, नॉन ऑफ दीज, ABC या D? जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड आपके पास, आराम से देख के क्वेश्चन का राइट आंसर लिखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर C, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन इज NEA स्टैंड्स फॉर। NEA की फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो बताइए ABC या D? तो जल्दी से कोड कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, कैनबेरिया, ओटावा, नागासाकी। ग्रीन पीस डील्स विथ ग्रीन बिल्डिंग्स। तो बताइए किसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ABC या D? जल्दी से कोड कीजिए, 5 सेकंड से आपके पास, आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन इज टू लेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस लेबल करने के लिए, लाइक अगर आपने कोई भी चीज़ लाई होगी मार्केट से, तो वहाँ पे ISO उसका लिखा होता है, ISO। तो जो वो लेबल होता है, तो वो क्या लेबल होता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये होता है एक कंज्यूमर प्रोडक्ट जो आप लाते हैं, तो उसके बाद उसके पीछे एक लेबल किया जाता है एक चीज़, उसको क्या कहते हैं? एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो सकता है आंसर। जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे एक लेबल होता है, नाम होता है एक चीज़, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर B, दैट्स इको मार्क। जो ये लेबलिंग सिस्टम होता है, ये इसको हम ISO कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ, इंटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स।
तो ISO इसको हम कहते हैं। तो याद रखेंगे इंडिया में जो ये लेबलिंग प्रोसेस है वो कौन करता है, इको मार्क्स होते हैं। तो इसका जो इसको रन करते हैं उसको हम कहते हैं BIS, याद रखेंगे। इंडिया में इसको BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रन करते हैं। और इंडिया का जो साइन है जो इन्होंने रखा है दैट इज़ अर्दरन पॉट। अगर आप देखेंगे कोई भी फ्रेंडली प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट आप लाएंगे तो उसके पीछे एक एनवायरनमेंट पॉट होगा। तो इसके साथ कौन डील करता है, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस BIS। तो इको मार्क ये डिफरेंट होता है, लाइक ऐसी भी कंट्री जिनका जो सिंबल है दैट इज़ व्हेल। तो इंडिया ने क्या रखा है, अर्दरन पॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स। तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन आप क्या समझते हैं उससे। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट्स, adverse changes brought by human activities, ecological imbalance because of ecological diversity, all of the above। तो बताइए A, B, C या D, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन क्या होती है, तो ये आपको बताना है। डिग्रेडेशन डील्स विद डिस्ट्रक्शन, जिसमें एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्ट हो जाए बाय वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एंथ्रोपोजन एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होती है, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज। तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। तो कौन सी ऐसी इनमें से हर एक चीज़ आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स डील्स विथ एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये कब होता है, जब सन की रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में पड़ती हैं, अर्थ के सरफ से पड़ती हैं, तो उसके बाद जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो जो ही रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो गैसेस जो होते हैं वो उनको ट्रैप करते हैं। तो अब आप बताइए कि प्राइमरी मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पहला कंसनट्रेशन में ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अर्थ की एटमॉस्फेयर लेयर ऐसी है जिसमें ओजोन लेयर होता है। इससे पहले भी ऊपर मैंने ये डिस्कस किया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर इज़ लोकेटेड बिलो दी ट्रोपोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू 30 किलोमीटर्स। और इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें ओजोन लेयर होता है, यू नो ओजोन O3, इट इज़ अ वेरी हार्मफुल गैस दैट कॉज स्किन कैंसर। तो वेरी हार्मफुल गैस होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से ये अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंचता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। Question 24. Question is, what is the term for gradual increase in Earth's average temperature due to human activities? Gradual means आहिस्ता आहिस्ता increase in Earth's average। याद रखिए यहाँ पे टर्म आई है average temperature ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एंथ्रोपोजन एक्टिविटीज़ लाइक जो हम कर रहे हैं, तो उससे जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल कूलिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन। बताइए A, B, C या D। तो 5 सेकंड्स आपके पास, आराम से देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर लिखिए। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट्स क्लाइमेट चेंज। Question 25. Question is, which international agreements aims to combat climate change by reducing greenhouse gas emission? आपको बताना है कि इनमें से जो वेरियस प्रोटोकॉल्स लाइक बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स साइन हो चुके हैं बिटवीन कंट्रीज़, क्योंकि जो आपको पता है कि जो गैसेस की कंसंट्रेशन, वेरियस इश्यूज़, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे इश्यूज़ हैं जो दैट विल इफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन को भी। तो उनकी जो वो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इमिशंस जो हर एक कंट्री कर रही है। तो उसके बाद इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, तो किसके लिए, यहाँ आपको बताना है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज़। तो कौन सा ऐसा एग्रीमेंट था जो डील कर रहा बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना है बाय, क्योंकि ओजोन के रिलेटेड भी हो चुका है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, हज़ार्डस वेस्ट के लिए भी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है ग्रीन हाउस गैस के बारे में कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हो चुका है। ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट, कायोटो प्रोटोकॉल, रियो डिक्लेरेशन,
कोपेनहेगन अकॉर्ड, ए बी सी या डी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट. याद रखेंगे. कायोटो रियो, आपको पता है कायोटो एग्रीमेंट कब इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया? 1997. फिर इनैक्ट हुआ ये 2002 में. याद रखेंगे. Question 26. Question is, what is the term for the variety of life on the earth including diversity of species and ecosystem? आपको बताना है कि कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर किसके लिए? वेराइटी ऑफ लाइफ. लाइक अगर आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. इसमें हम ही ह्यूमंस ही नहीं रहते हैं, बल्कि इंसेक्ट्स भी है, बर्ड्स भी है, एनिमल्स हैं, माइक्रो इंसेक्ट्स हैं, बहुत ऐसी स्पीशीज़ हैं. तो उन वेराइटी ऑफ लाइफ होती है इसमें. तो उस कौन सी टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं? सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी या कंजर्वेशन? जल्दी से बताइए. तो ऑप्शन नंबर सी, बायोडाइवर्सिटी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27th. Which of the following is a major cause of soil erosion? Soil erosion, because soil erosion is the loss of soil. तो किससे होती है? कौन सा मेजर काज है इसके लिए? डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन? तो जल्दी से बताइए ए बी सी या डी. ऑप्शन बी, दैट्स अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ रूरल पीपल टुवर्ड्स दी अर्बन एरियाज. तो मेजर काज क्या है? सॉइल एरोजन का, अर्बनाइजेशन. क्वेश्चन 28. विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन जो एक प्रोटेक्टिव गैस है, तो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो कौन सा इसको डिप्लीट एक गैस करता है, उसका क्या नाम है? वही बताना है आपको. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या नाइट्रोजन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CFCs. तो CFCs फर्दर होते हैं CFC 11, CFC 12, CFC 13, 133, 123, 124 हेलॉन्स. तो CFCs ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स. याद रखेंगे मेजर सोर्स इनका. तो ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को. क्वेश्चन 29. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मैरीन पोल्यूशन? मैरीन पोल्यूशन, मैरीन मीन्स जो सैलिन वाटर होता है, तो उसमें पोल्यूशन होना. तो मेजर काज क्या है? मेजर सोर्स कौन सा है बिकॉज ऑफ दैट पोल्यूशन? ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक वेस्ट, सीवेज डिस्चार्ज, हेवी मेटल्स. तो बताइए मेजर काज ऑफ दिस मैरीन पोल्यूशन क्या है? ए बी सी या डी? जल्दी से कोड कीजिए. तो चलिए देखते हैं. ऑप्शन बी, दैट इज प्लास्टिक वेस्ट. जो प्लास्टिक वेस्ट आपको पता है कि वेरियस एक्टिविटीज़ की वजह से निकलता है, माइक्रो प्लास्टिक्स पर्टिकुलरली, तो मैरीन लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. कभी कभार वो जो वेस्ट होता है वो फंस जाता है इन दियर आइज, नोज, बीक्स. तो उससे बहुत लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी को. तो हमें चाहिए कि प्लास्टिक का यूज़ हम बहुत कम करें. क्वेश्चन 30th क्वेश्चन दिया है, विच नेचर डिजास्टर इज ऑफन लिंक्ड टू डिफॉरेस्टेशन एंड हेवी रेनफॉल? आपको बताना है कि बिकॉज ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल और डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक डिजास्टर आता है, उसका नाम बताइए. ऑप्शन इज आपके पास टोर्नेडोज, ऑप्शन बी अर्थक्वेक्स, सी इज हरिकेन्स, डी इज लैंडस्लाइड्स. तो जल्दी से बताइए ए बी सी या डी. एलिमिनेशन मेथड की तरफ अगर हम देखेंगे, अर्थक्वेक नहीं आएगा, लैंडस्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन एंड इट इज राइट आंसर. क्वेश्चन 31 क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन? देखिए पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पहले आपको समझना पड़ेगा. पॉइंट सोर्स वो सोर्स होता है जो डायरेक्ट किसी जगह से निकलता है, और अगर कोई वेस्ट किसी ड्रेन के थ्रू निकलता है तो फिर डायरेक्ट वो रिवर या स्ट्रीम में चला जाता है, दैट इज़ पॉइंट सोर्स. नॉन पॉइंट सोर्स ये ऐसा सोर्स है, अगर कोई ड्रेन से वेस्ट निकलता है तो उसके बाद जो भी एडजॉइनिंग एरियाज़ है उससे भी पानी चला जाता है उस ड्रेन में. फिर 1-2 किलोमीटर के बाद एक और ड्रेन ऐड होती है, फिर उससे भी ये ऐड होता है, फिर लास्ट पे चला जाता है. तो नॉन पॉइंट सोर्स का जो सोर्स है वो डिफरेंट होता है, वेरियस सोर्स और पॉइंट का एक ही होता है. तो आपको बताएं कि नॉन पॉइंट सोर्स कौन है इनमें से? फैक्ट्री डिस्चार्ज पाइप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेस्टिसाइड रन ऑफ, ऑयल स्पिल फ्रॉम टैंकर. जल्दी से बताइए नॉन पॉइंट सोर्स. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेस्टिसाइड रन ऑफ फ्रॉम ए फार्म फील्ड. क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग? कोरल आपको पता है कि कोरल इज़ अ लिविंग एनिमल एंड इट हैज़ एन एसोसिएशन विथ जूजेंथलीन एंड कोरल. तो ये सिम्बायोटिक इनकी ये होती है इंटरेक्शन. तो आप बताइए मेजर काज ऑफ कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग मीन्स जब उनकी जो जूजेंथलीन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए,
तो उसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो वो किससे होता है वो ही आपको बताना है। ओवर फिशिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, पोल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ABC या D। तो राइट आंसर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन आप यहाँ पे ठीक करेंगे, ये भी राइट आंसर है इसका, और ओशन एसिडिफिकेशन इज राइट आंसर। बोथ B and D विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33, व्हाट इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ हैबिटेट लॉस एंड स्पीशीज़ एक्सटेंशन। आपको बताना है कि लोग जो हैबिटेट लॉस हो रहा है स्पीशीज़ का, और जो जिससे क्या होता है कि जो स्पीशीज़ है वो किसी एरिया में रहते हैं, जब उनका हैबिटेट ही चला जाएगा, लॉस हो जाए, तो फिर वो शिफ्ट होते हैं, फिर एट लास्ट उनकी जो कम कंसंट्रेशन है, वो कम पोर्शन है, वो कम होता है, तो स्पीशीज़ एक्सटेंशन होता है। तो आपको बताना है ये क्यों होता है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवरफिशिंग। बताइए ABC या D। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज राइट आंसर, बिकॉज यू नो व्हेन ह्यूमन टर्न्स इनटू ग्रीड, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज एट इट्स पीक। क्वेश्चन 34, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इनटू एयर, वाटर और सॉइल। आपको बताना है कि पोल्यूशन का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, थर्मल, नॉइज, केमिकल, लाइट पोल्यूशन है। तो हार्मफुल केमिकल जो एयर, वाटर और सॉइल में चले जाते हैं, तो उससे कौन सी टाइप ऑफ पोल्यूशन होती है वही आपको बताना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन C। विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रिलाइज ऑन हीट स्टोर इन द अर्थ्स इंटीरियर। तो आपको बताना है कि जो ज़मीन के अंदर जो हीट होती है, तो उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस एनर्जी का नाम बताइए। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन C, जियोथर्मल, बिकॉज जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, एनर्जी मीन्स एनर्जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन C। क्वेश्चन 36, विच द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है कि इनमें से बहुत ही की इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, वो कौन सा है। प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, इन्वेसिव स्पीशीज, कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो बताइए ABC या D। ऑप्शन C, दैट्स इन्वेसिव स्पीशीज़। आपको पता है कि इन्वेसिव स्पीशीज़ मीन्स फॉरेन स्पीशीज़ जो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रिप्लेस करे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन C। 37 क्वेश्चन नंबर दिया यहाँ पे, विच केस इज़ प्राइमरी रेस्पॉन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मोक इन अर्बन एरियाज। तो स्मोक जो होता है, फॉग प्लस स्मोक का कम्बिनेशन, तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर होता है। ये कौन सा गैस इसके लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, SO2। तो SO2 इज़ राइट आंसर। तो फॉग स्मोक की अगर हम बात करेंगे, तो फोटोकेमिकल स्मोक एक होता है, लंदन स्मोक दूसरा होता है। फोटोकेमिकल स्मोक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें सनलाइट आती है, और इसमें क्या आता है, ओजोन भी आता है, PAN आता है, लेकिन इसमें SO2 आता है, याद रखेंगे आप। 38th क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्लीन अप एनवायरमेंट पोल्यूशन। देखिए, अगर किसी जगह पे कोई पोल्यूशन हो रही है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रही है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें यूज़ करें ताकि उस पोल्यूशन को वो हम रोक सकें। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, बायो रेमिडिएशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल कंट्रोल, सॉइल रेमिडिएशन। तो ऑप्शन इज़ 1 इज़ राइट आंसर, क्योंकि बायो मीन्स लाइफ, रेमिडी मीन्स टू क्लीन। ओके, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लॉस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम पर्टिकुलर हैबिटेट और फ्रॉम इंटायर प्लेनेट। तो आपको पता नहीं कि उस टर्म को हम क्या कहते हैं जिसमें क्या है, लॉस होती है एक स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर हैबिटेट या प्लेनेट से ही कोई स्पीशीज़ लॉस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन इज, विच ओशनिक फिनोमेना रेफर्स टू द पीरियोडिक वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ओशनिक फिनोमेना आपको बताना है कि जिससे क्या होता है, वार्मिंग होती है सी सरफेस टेम्परेचर कहाँ पे, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो वही आपको बताना है, इसका आंसर भी हमें कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। बाकी जितना भी स्कोर आपने किया, जितने भी क्वेश्चन आपने राइट किए, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने 30-40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस राइट किए। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। और एक बात यह है कि अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट हमने बनाया है, तो वो जाके आप वहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं हर एक वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करना दूसरे के साथ। और एक बात यह है कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। तो
के रिलेटेड भी हम MCQ डिस्कस करेंगे, तो कमेंट में ज़रूर लिखना वो भी। तो देखिए एनवायरनमेंट सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो अगर आप कोई भी पेपर लो, SSB, PSC, CGL, SSC, तो सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन किया होता है ये कुछ टॉपिक्स, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड तो आप ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन टॉपिक्स का। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।